हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हम अपनी एक सीरीज चालू कर चुके हैं क्वेश्चन पेपर्स की। सभी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपर 30, ये हमारी सुपर 30 यानी 30 क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो हमारे सिलेबस जो हमारे जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं छात्रवृत्ति से रिलेटेड हो, या अभी श्रेष्ठा योजना की प्रतियोगिता आने वाली है, या हमारी एनएमएमएस से रिलेटेड हो, जो बच्चे अभी भी 7th क्लास में अभी 8th में आए हैं, जस्ट 7 से 8th में आए हैं, वो भी तैयारी करेंगे। और सभी के लिए ये एक तरीके से महत्वपूर्ण है, चाहे वो नवोदय के पेपर से रिलेटेड हो, चाहे और भी कोई भी कंपटीशन हो, उन सभी से रिलेटेड है ये। एक मतलब 9th कक्षा के प्रवेश के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे। और ये आपके जो क्वेश्चंस पेपर हैं ये और भी कॉम्पिटिशन्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं 6 to 10 लेकर जो क्लासेस होती है 6 to 10 तक के लेवल की, 12 मान लीजिए 12 तक के लेवल तक की क्या होती है, लगभग किताबें पढ़ते हैं। जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन जो भी जैसे कि आपके डी ग्रेड की हो गई, सी ग्रेड की हो गई, इन सभी कॉम्पिटिशन्स के लिए भी करते हैं, तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये सीरीज सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ये देखनी चाहिए। और आज की सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारी एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन की 30 क्वेश्चंस की एमसीक्यू, ये सुपर 30 की क्लास है। इसके लिए क्लासेस कहाँ मिलेगी? तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि क्लास स्टार्ट हो गई है या डल गई है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप जब चाहे जब देख लीजिए। क्लास अगर आधी देखी है, बाद में देखनी है और देख लीजिए। आप बस उनको क्वेश्चंस को एक पेपर पे लिख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डालती हूँ, मैं वहां पे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डालती हूँ, वहां पे आपको पीडीएफ मिल सकती है। पर लेकिन अगर आपको इस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की अगर पीडीएफ चाहिए, तो 30 महत्वपूर्ण यानी सुपर 30 की, तो आपको कमेंट में लिखना होगा कि आपको चाहिए, तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। तभी मैं डालूंगी जब आप कमेंट करेंगे। तो क्योंकि अगर कोई लेना ही नहीं चाहेगा तो फिर क्यों? जब बच्चे आप सब लिखेंगे इन क्वेश्चंस को भी एक कॉपी बना लीजिए क्वेश्चन पेपर्स की, और वहां पे आप लिखिए और इनको एक बार रिवीजन करिए, तो आपका क्या होगा देखिए। आप भी जानते हैं कि मैं हमेशा, ये नहीं है कि सही आंसर क्या है वो बता दिया, सही आंसर क्या है वो नहीं, मैं चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से एक क्यों सही है और 3 क्यों गलत है, उनका रिलेशन मतलब रिलेटिव कहाँ से है, वो कहाँ से जुड़े हुए हैं, पूरा व्याख्यात्मक करके, पूरा आपको पूरी व्याख्या करके पूरा आंसर बताऊंगी। तो इसका मतलब आपकी एक क्वेश्चन की तैयारी नहीं, एक क्वेश्चन के साथ साथ चारों ऑप्शन के जो यानी कि अदर्स 3 के भी तैयारी हो रही है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यानी हम 30 के साथ 30 का 30 से भी और कर दीजिए, कम लगभग हम बहुत सारे क्वेश्चंस की क्या कर रहे हैं, तैयारी करने वाले हैं। तो ये हम सीरीज चालू करते हैं अपनी सामाजिक अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की। देखिए सबसे पहला जो है वो भारतीय इतिहास से है। भारतीय इतिहास और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857, 1800 जस्ट मिनट, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? उस समय जो 1857 की क्रांति हुई थी, हमारे अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति हुई थी, तो उसका सबसे कारण क्या था, लॉजिक क्या था उस टाइम पर? तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, और ये गलत है। मैं मतलब ऑप्शन के साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये गलत है। भारतीय सैनिकों के वेतन में कटौती, ये भी गलत है। सही हमारा जो ऑप्शन है, जो सही आंसर है वो ये है, चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग। और डी जो है, ब्रिटिश शासन द्वारा अत्यधिक कर, ये भी गलत है। देखिए ये है एक अंग्रेजों की भू राजस्व नीति, ये एक दीर्घकालीन यानी कि लंबे समय से चली आ रही ये कारण था, तो दीर्घकालीन कारण था और ये लंबे समय से चला आ रहा था।
तो ये उस समय 1857 के टाइम पर क्रांति का कारण नहीं बना, तात्कालीन कारण नहीं बना। भारतीय सैनिकों का वेतन, ये इसमें भी कटौती, इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं हुआ। वेतन वैसे भी जो अंग्रेज थे उनके अपेक्षा भारतीयों को वैसे भी छोटी पोस्ट पे रखा जाता था। नीचे दर्जे की जो पद होते थे, नीचे दर्जे के पद दिए जाते थे। ऊंचे पद जो थे वो अंग्रेजों को मिलता था, मतलब जो अधिकारी वाले जो पद थे वो बच्चों अंग्रेजों को दिया जाता था। निचले पद जो होते थे वो हम भारतीयों को मिलते थे। तो वेतन में कटौती क्या, वेतन वैसे ही कम मिलता था, कम दिया जाता था। और ब्रिटिश शासन द्वारा अत्यधिक कर, टैक्स, ये भी कारण क्या था, ये असंतोष का कारण किसानों और व्यापारियों में हुआ था। किसानों और व्यापारियों में वो लंबे समय से चला आ रहा था, ये तो वहीं पे चला आ रहा था, उनसे रिलेटेड। पर लेकिन 1857 क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग। चर्बी वाले कारतूस यानी कि जो बंदूकें और ये कारतूस होते थे, इनमें क्या होता था कि इनके चलाते समय इनको दांतों से काटा जाता था। तो ये कहा गया था कि इनमें सुअरों की चर्बी और गाय और सुअरों की चर्बी से इनको चढ़ाया गया कारतूसों को। तो जो हम हिंदू लोग थे, हम हिंदू धर्म के, उन लोगों की क्या है, मतलब ठेस, धर्म को ठेस पहुंचती है, जो श्रद्धा और उसको ठेस पहुंचती है, तो उस नीति से उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह। विद्रोह किसने किया था, मंगल पांडे ने। मंगल पांडे जी ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। उन्होंने मतलब जो सेना थी उस समय, सेना, ये जो विद्रोह उत्पन्न हुआ था सैनिकों में हुआ था, और सैनिकों में ये विद्रोह उत्पन्न हुआ था। वहां की सेना में मंगल पांडे थे, उन्होंने मतलब मना कर दिया, और ऐसे कि हम नहीं यूज करेंगे कारतूस, ये चर्बी युक्त वाले कारतूसों का उपयोग हम नहीं करेंगे। और इस तरीके से वहां की सेना, जैसे अब मंगल पांडे ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हें वहीं पर गोली मार के मतलब हत्या कर दी एक तरीके से। तो इस तरीके से विद्रोह फैल गया पूरे उसमें, और विद्रोह से फैल गया तो इसको असंतोष भड़का और भारतीय सैनिकों में भड़का, ये आप ध्यान रखना। तो 1857 का विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था, चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग। बताइए, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको तीनों ऑप्शन क्यों गलत है ये भी बता दिया, और मैंने जो सही है वो भी बताया, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड, क्योंकि बच्चों हमें 30 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट करने हैं, और वो भी कंप्लीट हमें क्या करने हैं, आप समझ रहे हैं कि वो हमें इसी मतलब टाइम में, और मैं चाहती हूँ कि कम टाइम में मैं 30 क्वेश्चंस आपके क्या है कंप्लीट कर दूं। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। तो देखिए, ये आपको मतलब बौद्ध धर्म अपनाया, ये क्वेश्चन आ चुका है, पेपर्स में पूछा गया है। तो एसएसटी का जो हम कर रहे हैं वो हमारी जीके को ज्यादा कवर करती है, तो जीके के टॉपिक्स भी इसमें कवर होंगे। तो ये बात आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण अपने लिए ध्यान रख लें कि ये एसएसटी सोशल स्टडीज की तो है, साथ ही आपकी जीके से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, तो पहली बात पीपली युद्ध, ये गलत है, ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है। और कलिंग युद्ध, जी हाँ, ये राइट आंसर है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। पानीपत का युद्ध ये नहीं हुआ था, और तराइन का युद्ध भी, अशोक ने पानीपत का युद्ध नहीं लड़ा, तराइन का युद्ध भी नहीं लड़ा। तो पानीपत का युद्ध किस किसके मध्य हुआ, तो बाबर और हेमू के मध्य हुआ था, बाबर और हेमू के बीच हुआ था पानीपत का युद्ध। वैसे 3 पानीपत के युद्ध हुए थे, जिसमें फर्स्ट पानीपत का युद्ध हम बता रहे हैं बच्चों, बाबर और हेमू के बीच। और तराइन का युद्ध आपको भी पता है, 2 बार तराइन का युद्ध, फर्स्ट 1900, ये आपके तराइन का युद्ध 2 बार हुआ था। और आपको ये तराइन का, सॉरी मैं यहाँ पे 1900 ये लिख रही हूँ, 1191, और ये इस तरीके से, ठीक है। एक मिनट, जस्ट मिनट, मैं किस किस के मध्य हुआ ये लिख देती हूँ, तो जिससे क्या है आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। तो ये जो है तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और पृथ्वीराज चौहान, और ये हुआ था मोहम्मद गौरी के बीच, मोहम्मद गौरी।
बताइए, ये आपको समझ में आ गया। पहले वाला जो युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उस टाइम पर पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे। फिर बाद में दूसरा युद्ध जो हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था पृथ्वीराज चौहान को मात देके। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि उस समय कलिंग युद्ध में काफी मतलब हत्याएं, मतलब युद्ध में तो आपको भी पता है कि युद्ध में तो मृत्यु होती है, एक पक्ष और दूसरे पक्ष लड़ते हैं और व्यर्थ में इतनी सारी जीव हत्या हो जाती है, काफी सारे लोग मारे जाते हैं और लाखों की संख्या में लोग मर गए थे। तो इस वजह से अशोक का हृदय परिवर्तित, सॉरी सॉरी, हृदय परिवर्तित हो गया। चलिए नेक्स्ट, अपना थर्ड नंबर का, गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए, आप मुझे ऑप्शन आपके पास सामने हैं ये, और आप मुझे आंसर भी बताइए, बताते रहिए, कमेंट में लिखते रहिए। गांधी जी ने पहला असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? देखिए ऑप्शन दे रखा है 1919। बेटा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इस टाइम पर जलियांवाला कांड हुआ था, जलियांवाला बाग वाला कांड हुआ था, ठीक है। और ये हत्याकांड में आपको ध्यान रखना है, ये उस टाइम का सन है, और ये पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ, क्योंकि ये जलियांवाला कांड के बारे में पूछ लिया गया है पेपर में। तो आप इसका ध्यान रखेंगे 1919। 1920 इसका राइट आंसर है, 1920, यानी असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था गांधी जी ने, वो 1920 में चालू किया था। तो हमारा तो राइट आंसर 1920 है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपको डेट याद रखनी है, अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और इसीलिए ये गलत है 1930। 1942 भी गलत है। इस समय भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपको ध्यान रखना है, ये उसका वर्ष है, और इस वजह ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक ऑप्शन क्यों गलत, मतलब सही है, और वो क्यों गलत है। तो बताइए, ये नेक्स्ट हमारा, इसका भी आंसर आप दीजिए फटाफट। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? ये नारे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, नारे आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी मैंने थर्ड वाला अभी किया था, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे। तो आपको थोड़ा सा सन याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, अब नारे पूछ लिए जाते हैं, तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, महात्मा गांधी का ये नारा नहीं है। महात्मा गांधी का नारा क्या प्रसिद्ध है? पहले तो मैं यहां लिख देती हूँ, करो या मरो। अगर आ जाए तो इसमें से पूछ लिया जाएगा, करो या मरो प्रसिद्ध है। हमारा सही है, राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने ये नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। भगत सिंह राइट आंसर नहीं है, मतलब राइट आंसर हमारा बाल बाल गंगाधर तिलक है। वो क्रांतिकारी थे, और उन्होंने, वो क्रांतिकारी विचारधारा के थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस जी का जो नारा ये नहीं था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, पर फेमस नारा उनका सबसे ध्यान रखना है आपको, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बहुत फेमस है इनका नारा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और आजाद फौज, आजाद फौज किससे रिलेटेड है? आजाद फौज का भी आप ध्यान रखिए, ये भी पूछा जा चुका है। तो आजाद फौज का रिलेशन मतलब सुभाष चंद्र बोस से है। तो बताइए, आप ये समझ गए होंगे। सॉरी, जुकाम इस तरीके से बढ़ गया है। देखिए, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया था कि सन के पूछ लिए जाते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन, अभी जस्ट मैंने अभी इससे पहले का जो ऑप्शन वाले थे उसमें भी बताया था कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 19 पे हम ऑप्शन देखते हैं।
आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं बता चुकी हूँ, तो आप मुझे जल्दी से आंसर दे सकते हैं। 1929 नहीं है इसका सही आंसर। 1935 भी इसका सही आंसर नहीं है। हमारा सही आंसर 1942 है। 1947 भी नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको पहले के उसमें बता चुकी हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। पर लेकिन इन तीन जो गलत हैं, उस समय क्या हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। तो 1929 का आप ध्यान रखेंगे। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, ये वर्ष जो है लाहौर अधिवेशन से रिलेटेड है। अगर मान लीजिए मिलान करने के लिए आ जाए, तो आपको सही मिलान भी कर सकते हैं। साइड में मिलान करने के लिए लिखे रहेंगे, सन के आगे आपके क्या लिखे रहेंगे, आंदोलन भी लिखे रहेंगे कि क्या क्या कौन से वर्ष से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1929 लाहौर अधिवेशन से है। और 1935 में, 1935 ये गलत है, इस समय ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम आया। भारत जो सरकार वाला जो शासन अधिनियम का जो, तो भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 का, ये ध्यान रखना है। 1909, 1919 और 1935 भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन के लिए जो अधिनियम आया था 1935 में आया था। और 1947 भारत आजाद हुआ था। ये कैसे भूल सकते हैं, ये तो हमें याद ही रहेगा कि ये भारत के आजादी का, स्वतंत्रता का दिन है 1947। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये पांच क्वेश्चन हो गए जस्ट। हाँ, अब हमारा संविधान और राजनीति से रिलेटेड, इतिहास से रिलेटेड अभी हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब हमारे कुछ संविधान से ऐसा नहीं है कि संविधान से, अभी कुछ और भी इंपॉर्टेंट बीच में आते रहेंगे, बस आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि क्वेश्चन हमारे 30 मिलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद, आप महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अनुच्छेद याद कर लीजिए। अब ये मैं जो 370 है, ये बेटा ये चर्चा में चला है, करंट से रिलेटेड हो सकता है, ये जीके से रिलेटेड आ सकता है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ कि 370 का चला था। और यह आपको अनुच्छेद ध्यान रखना है कि किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित था ये आपको ध्यान रखना, 370। तो हमारा राइट आंसर, और गलत मैं बताती चलूंगी। देखिए, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, तो राइट आंसर हमारा यही पहला ऑप्शन है हमारा, कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था 370 अनुच्छेद के तहत। ये आप याद रखेंगे, ठीक है, एक्ट। ठीक है, 370 के एक्ट के अकॉर्डिंग विशेष दर्जा। अब मौलिक अधिकार की बात की जाए, तो मौलिक अधिकार 370 में नहीं आता है। तो अनुच्छेद यानी कि जो एक्ट है, वो अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 12 से 35 तक, 12 से 35 तक के अनुच्छेद मौलिक अधिकार को बताते हैं। मौलिक अधिकार आप याद रखना, उसमें आपके स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये जो उसमें अधिकार दिए गए हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। हमारे मौलिक अधिकार जो है वो 12 से 35 के एक्ट में आते हैं। राष्ट्रपति चुनाव का ये हमारे इससे, यानी कि जो प्रश्न पूछा गया है उससे ये गलत है, राष्ट्रपति चुनाव का नहीं है। और इसके लिए फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक्ट कौन सा होगा, तो एक्ट दिया गया है 54। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, 54 यानी कि 54 जो है वो अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव से रिलेटेड है। राज्यसभा की संरचना, देखिए इस क्वेश्चन से ये भी गलत है ऑप्शन, पर लेकिन किससे, मतलब कौन से अनुच्छेद में है कि राज्यसभा की संरचना, तो अनुच्छेद याद रखेंगे, यानी एक्ट ध्यान रखेंगे 80 यानी 80, 80 में वर्णित है राज्यसभा की संरचना। तो बताइए, मैंने यहाँ पे अनुच्छेद लिख दिए हैं, आप ध्यान रखिए। मौलिक अधिकार का अनुच्छेद पूछा जा चुका है, पहले पूछा जा चुका है, तो मैंने यहाँ पे भी आपको बता दिया, स्टार लगा दिया कि ये पूछे जा चुके हैं। इससे जितने भी इसमें दिए गए हैं, आप ये याद रखना, जितने भी इसमें छह जो आपके मौलिक अधिकार हैं, उनके कौन कौन से एक्ट होते हैं वो जरूर आप याद कर लेना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर, भारत के संविधान में कितने वर्ष लगे, यानी भारत के संविधान को बनने में, बनाने में, यानी बनने में कितना समय लगा। तो ये आपका सही जो आंसर है वो हमारे पहले ऑप्शन में मिल गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन।
भारत का जो संविधान है सबसे लंबा संविधान है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे लचीला, सबसे लंबा संविधान है, कठोरता भी है और लचीलापन भी है। भारत का संविधान एकता में अनेकता लिए, मतलब सॉरी, अनेकता में एकता लिए हुए है, बहुत सारी अनेकता को एक जोड़े हुए है, और बहुत मतलब कहते हैं लंबा है, पर लेकिन बहुत ही अच्छा संविधान है, क्योंकि भाई इसमें सारी चीजों को इसमें इंगित किया गया, सारी चीजों का लिखित और लिखित में है, ठीक है। तो ये संविधान आप ध्यान रखेंगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे इसको, और इसके बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल, यानी कि था सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल था, वो था प्रारूप समिति का। प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो मैं यहीं पे आपको बताना चाहती हूँ कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि बनने में पूछ लिया जाता है कि किसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, तो प्रारूप समिति का, और इसलिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ बता दिया आपको, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, 1 वर्ष 6 माह गलत है, 4 वर्ष गलत है, 5 वर्ष गलत है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये क्वेश्चन भी हमारे जीके से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है, और इसका आप ध्यान रखेंगे। तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, देखिए 4 वर्ष का नहीं होता है। और लोकसभा, देखिए पहले मैं इधर लिख देती हूँ, संसद जो है बच्चों, यहाँ थोड़ा बता रही हूँ मैं यहाँ पे, संसद, संसद के 3 भाग होते हैं, एक तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गया, और एक लोकसभा, और सभा जो होती है, और राज्यसभा। तो राज्यसभा, लोकसभा का जो वर्ष होता है, कार्यकाल का जो वर्ष होता है वो 5 वर्ष, आपको ध्यान रखना है, और राज्यसभा का जो वर्ष होता है वो 6 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। तो राज्यसभा का 6 वर्ष का काल होता है, देखिए यहाँ पे 6 वर्ष जो दे रखा है वो राज्यसभा का है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, जल्दी से अब आप बता दीजिए ऑप्शन में, तो हमारा राइट आंसर है 5 वर्ष होता है, 7 वर्ष नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 9 नंबर, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, ये भी जीके से रिलेटेड है। तो देखिए, ये भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आम चुनाव की बात की गई है, मतलब कब वोटिंग डली थी, जब लोगों ने अपनी वोट डाल के अपना क्या है सरकार चुनी थी। तो देखिए 1947, उस समय भारत आजाद हुआ था। भारत आजाद हुआ तो चुनाव नहीं हुआ था, उस टाइम पे चुनाव नहीं हुआ, चुनाव नहीं हुआ। तो 1947 वो क्या हुआ, 1947 गलत आंसर है। 1950 को इस दिन संविधान लागू हुआ था, तो चुनाव नहीं हुआ था, संविधान लागू हुआ, ये याद रखेंगे। मैं डेट इसीलिए बता रही, तो 1950 उस दिन भी चुनाव नहीं हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था, और डेट कब, 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो कब हुआ चुनाव, तो ये हमारा राइट आंसर है 1951 और 52। 1951 और 52 में आम चुनाव की अवधि है ये, 51 52 आप ध्यान रखेंगे, हमारा राइट आंसर ये है। और 1955 में, 1955 भी गलत आंसर है, इस समय दूसरा, याद रखेंगे, दूसरा आम चुनाव भी नहीं हुआ था, यानी कि 1955 में दूसरा आम चुनाव भी नहीं हुआ। तो पहला आम चुनाव कब हुआ, 51 और 52 में। तो मैं इसको क्यों लिख रही हूँ, फिर आप ये ध्यान ही रखेंगे कि ये गलत है, 1955। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 1951 और 52 में आम चुनाव, पहला फर्स्ट सरकार चुनी गई थी वोट डाल के। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है सही, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, जस्ट मिनट, भारत में नेक्स्ट हमारा है 10 नंबर का, भारत में राष्ट्रपति चुनाव
राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन मतदान करता है? चलिए बताइए कौन मतदान। देखिए आप ऑप्शन में हमारे बताएंगे यहाँ पे सभी, और ऑप्शन में जरूर पढ़ती हूँ, मेरे को भी पता लगेगा कौन से बच्चे मेरे ऑप्शन में सही आंसर बता रहे हैं। तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव का ध्यान रखेंगे कि कौन मतदान करता है। सभी नागरिक बिल्कुल नहीं, सभी नागरिक नहीं करते हैं। नागरिक प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री का हुआ, और भी जिसमें वोट डालते हैं ना, वो उससे तो प्रधानमंत्री का चुनाव करना, वो चुनाव क्या करते हैं प्रधानमंत्री का भी, वो भी आपके जो मतलब जो शहर है, जो उसमें जो प्रतिनिधि खड़े हुए, जो प्रतिनिधि खड़े होते हैं उस समय, तो ये हम इसको भी नहीं कह सकते कि ये, तो ये वोट डालते हैं, जो सभी नागरिक होते हैं वो हम क्या डालते हैं, वोट। तो वोटिंग से राष्ट्रपति चुनाव नहीं होता है, नागरिक के प्रत्येक चुनाव से नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य क्या वोट डालते हैं? तो ये हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि लोकसभा और राज्यसभा का ये भी सदस्य भी गलत है, क्योंकि केवल ये नहीं है कि रोज लोकसभा और राज्यसभा के ही लोग डालते हैं, उस समय राज्य की जो विधानसभा भी होती है, राज्यों में विधानसभाएं होती है बच्चों, वो भी शामिल होती है उस समय राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आप ध्यान रखेंगे लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं। कई ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, जल्दी जल्दी में इसी को लगा देते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सही जो आंसर है, आप ध्यान रखेंगे, निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें क्या क्या अभी जस्ट मैंने अभी बताया, जैसे कि इसमें संसद के, यानी कि संसद आएगी। संसद में कौन कौन आएंगे? संसद में आप जानते हो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तो आएंगे ही आएंगे। साथ ही साथ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी है, तो इसलिए क्योंकि हमें देखिए वहां पे वो भी दे रखा है तो वो जल्दी लगा देते। इसमें साथ ही साथ राज्य के जो विधानसभा के सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, वो भी क्या करते हैं, अपना निर्वाचित मतलब अपना मत रखते हैं ना, तो वो मतदान देते हैं, तो वो आएंगे यहाँ पे निर्वाचन सदस्य। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो निर्वाचक मंडल द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और प्लस राज्य के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो राज्य विधानसभाओं के सदस्य ये अलग से दे दिया, ये भी गलत। तो हमारा तीनों मिला के क्या है, निर्वाचक मंडल। बताइए आपको ये समझ में आ गया होगा। ये ध्यान रखना, जीके से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। हम भूगोल पे आ जाते हैं, कुछ भूगोल के क्वेश्चंस ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे। देखिए पहल मतलब 11वें नंबर का है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी की बात की गई है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। भारत की सबसे लंबी नदी, पहला ऑप्शन दे रखा है गंगा, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ये सबसे लंबी नदी है, वो भी किसकी? भारत की, ठीक है। तो ये राइट आंसर है हमारा। ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र जो है वो अधिकांश भाग, देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी लंबी है ना, लंबी नदी है, पर लेकिन ये इसका अधिकांश भाग तिब्बत में होता है, तो ये हमारे भारत की लंबी नदी नहीं है, तो अधिकांश भाग इसका तिब्बत में, तिब्बत में है ना, ये आपको ध्यान रखना है कि तिब्बत में ज्यादा बहता है अधिकांश भाग, तो ये भारत की लंबी नदी नहीं है। लंबी नदी कौन है? गंगा, ठीक है। और यमुना, यमुना देखिए, तो बहाव क्षेत्र के उसमें से तो मैंने बता दिया कि ये बहती काफी लंबी है, ये गंगा से भी लंबी है, पर लेकिन इसका अधिकांश भाग कहाँ बह रहा है? तिब्बत एरिया में, ब्रह्मपुत्र के। और यमुना सी जो ऑप्शन है ये भी गलत है, क्योंकि यमुना जो है, यमुना नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखेगा। और नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, पश्चिम भाग में, यानी कि बिल्कुल आपके ये नर्मदा नदी का आप ध्यान रखेंगे, ये सबसे लंबी नदी नहीं है, और ये पश्चिम की ओर बहती है। गंगा पूरब की तरफ बहती है, उत्तर से इस तरीके से पूरब की तरफ बहती है, तो पश्चिम की ओर बहती है, और ये लंबी नदी नहीं है। नर्मदा नदी ज्यादातर मध्य प्रदेश एरिया और इधर आप ध्यान रखेंगे कि सबसे लंबी नदी गंगा के, ठीक है। नेक्स्ट,
जस्ट मिनट, काफी ऊपर चला गया। हमारा तो 11वां क्वेश्चन हुए थे, ये बहुत ऊपर। और भी क्वेश्चन हैं, एक के बाद एक सारे आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट 12वें क्वेश्चन पे। देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल, देखिए हम जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं कंप्लीट, ताकि हमारा ये कंप्लीट हो। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पे बताना है आपको, ठीक है। उत्तर प्रदेश नहीं, ये जनसंख्या के आधार पे है, पर लेकिन क्षेत्रफल के आधार पे नहीं है। याद रखना, जनसंख्या के आधार पे बड़ा देश है, ठीक है। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पे, तो पहले स्थान पर नहीं है, ये दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। और राजस्थान, बिल्कुल हमारा सही आंसर है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा देश है, पहले नंबर पे, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, और तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे। पहले जब जब मध्य प्रदेश बटा नहीं था, मतलब भागों में बटा नहीं था, तब मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा क्या था, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य था। पर लेकिन जब उसमें से झारखंड और इस तरीके से छत्तीसगढ़ ये सब मतलब अलग हो गए, सॉरी, जब इसके राज्य मतलब अलग हो गए, अलग हिस्से हो गए, तो इस वजह से ये क्या है, राजस्थान पहले नंबर पे आ गया, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है। कितने, कौन से नंबर पे, क्या पता क्वेश्चन में आपसे दूसरा पूछ लिया जाए, तब आप ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र, तीसरा पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश, ठीक है। तो 12वां क्वेश्चन के बाद अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, 13। भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से ऑप्शन का आंसर बताइए मुझे, और मैं तो आपको बताऊंगी, पर लेकिन आप बताइए मुझे सही आंसर। तो पहली बात, ऑप्शन देखते हैं हम। तो केरल, केरल चाय पत्ती के लिए नहीं बच्चों, मसालों के लिए, मसालों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है मसालों के लिए, बड़ी इलायची के लिए फेमस है ना, नीलगिरी पहाड़ियां। हम जब पूरा जीके पढ़ते हैं, मतलब अपना भूगोल और ये सब पढ़ते, तो नीलगिरी पहाड़ियां, और अंग्रेजों को क्या, वही तो काली मिर्च और जो बड़ी इलायची, भाई यही सबसे ज्यादा, मतलब उसी का तो व्यापार, व्यापार के लिए ही तो वो इस तरीके से आए थे, मसालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मसालों के लिए कौन है महत्वपूर्ण, केरल। पर लेकिन चाय उत्पादन पूछा है, तो हमारा ये केरल राइट आंसर नहीं है। तमिलनाडु, तमिलनाडु चाय के उत्पादन के लिए प्रमुख नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। और असम, बिल्कुल असम हमारा राइट आंसर है, चाय उत्पादन के लिए असम, असम में चाय के बागान है, बहुत बड़े बागान, तो ये आप ध्यान रखेंगे। पंजाब कृषि उत्पादन की दृष्टि से, पंजाब में भाई 5 नदियां, पंजाब में पुणे की से 5 नदियों पे बसा हुआ राज्य, तो कृषि उत्पादन के लिए ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे। पर चाय का उत्पादन नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत आंसर है यहाँ पे। तो हमारा राइट आंसर कौन हुआ, असम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य ब्लैक गोल्ड यानी कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है? ये सब जीके से रिलेटेड है, पर लेकिन ये हमारी एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन में भी आते हैं, और जीके से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। ब्लैक गोल्ड के नाम से, मतलब ब्लैक गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, ब्लैक गोल्ड क्या हो गया, कोयला। तो कौन प्रसिद्ध है, याद रखेंगे, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है आंसर है इसका, मतलब पूछा गया है कई पेपर में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसका राइट आंसर ही हमारा पहला ऑप्शन ही है, झारखंड। जी हाँ, यहाँ पे कोयले की बहुत सारी खदानें हैं, कोयले की यहाँ पे क्या मिलती हैं, खदानें। तो ये राइट आंसर है, कोयले की यहाँ पे खदानें मिलती हैं। और इसका राजस्थान राइट आंसर नहीं है, गुजरात भी नहीं है, और तमिलनाडु नहीं है। तो राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान, राजस्थान खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, खनिज, ये खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का जो इलाका चित्तौड़गढ़ और ये वाला इलाका, यहाँ पे खनिज के उत्पादन ज्यादा मिलते हैं। तांबा, तांबा के क्षेत्र भी ना आप समझ सकते हैं कि कालीबंगा जो क्षेत्र था हड़प्पा संस्कृति का, उस समय पर वहीं पे वही क्षेत्र इसीलिए बनाया जाता, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है वहां पे। गुजरात काय के लिए फेमस है, पेट्रोलियम, पेट्रोल ज्यादा मिलता है, तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम अधिक है। और तमिलनाडु काय के लिए फेमस है, तो ये यहाँ पे मतलब कोयले के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये बता दिए मैंने। यहाँ पे नेक्स्ट 15वां नंबर,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से आंसर बताइए। दक्षिण भारत, अरे ये मैंने अभी आपको जस्ट अभी क्या बताया था? अगर आपको कुछ पता हो तो मैंने अभी आंसर बताया भी था। दक्षिण भारत की, है ना? तो केरल के बारे में थोड़ा सा पता हो, मसाले वसाले से है, पर लेकिन ये याद रखना वो सबसे ऊंची चोटी नहीं है। तो आप ऑप्शन देखिए अच्छे से और मुझे बताइए। देखिए, ये जो नीलगिरी है, ये सबसे ऊंची पहाड़ी नहीं है। ये केरल के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। वो मैंने अभी बताया ना, वहां पे काली मिर्च और मसालों के लिए, तो मसालों के लिए उत्पादन के लिए नीलगिरी फेमस है, पर लेकिन ये ऊंची चोटी नहीं है। ये पहाड़ियां हैं, मतलब ये यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, पहाड़ियां हैं। अरावली राजस्थान के लिए है, राजस्थान की है, पर ऊंची चोटी नहीं है। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं राजस्थान वाले एरिया में, तो गुजरात से दिल्ली तक का पूरा राजस्थान को दो भागों में बांटती है बिल्कुल। थार का इलाका उधर हो जाता है, मतलब मरुस्थलीय इलाका उधर, और है ना इधर मतलब पूर्वी इलाका हो जाता है ना, पश्चिमी इलाके इधर, पूर्वी इलाका, ऐसे दो भागों में बांट देती है अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला, ये याद रखना, सबसे भारत की पुरानी पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछा जाए, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो आपको ध्यान रखना है अरावली पर्वत श्रृंखला का ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये पर लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी मतलब नहीं है अरावली। और ये उत्तर पश्चिम भी आप बोल सकते हो कि भारत में उत्तर पश्चिम की जो अ, मतलब पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उत्तर पश्चिम की पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली। पर लेकिन अन्नाई मुंडी हमारी सही आंसर है, अन्नाई मुंडी। ये जीके में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखेंगे। अन्नाई मुंडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। धौलाधार, धौलाधार ये भी गलत आंसर है। ये हिमाचल प्रदेश की क्या है? पहाड़ी श्रृंखला है, हिमाचल प्रदेश की। जैसे कि ये मैंने बताया अरावली राजस्थान की, तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश की पर क्या है ये? पहाड़ी श्रृंखला है। तो बताइए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन हुए हैं आधे घंटे में, तो जल्दी से फटाफट कर लेते हैं, जिससे क्या है हमारा 1 घंटा ना लगे और मैं आपको फटाफट फटाफट बता सकूं। तो कुछ अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स में से ले लेते हैं क्वेश्चंस, ये जीके से रिलेटेड हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए योजना शुरू होती है। इसमें जो आपके नेता होते हैं वो अपनी पंचवर्षीय योजना रखते हैं 5 वर्षों तक, क्योंकि 5 वर्ष तक ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, इन सब का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष का। वो अपनी योजनाएं रखते हैं। तो ये पंचवर्षीय योजना भारत की पहली, यानी कि केंद्र से वो होती है। तो ये इसमें सारे के सारे कार्य करे जाते हैं, उत्थान कार्य करे जाते हैं बच्चों। जैसे कि कई क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, इन सभी से। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये कब शुरू हुई ये बताना है। तो 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो ये उस समय पंचवर्षीय क्या है? शुरू नहीं हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1951, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पहला चुनाव कब हुआ? 1951-52 में, ये हमने अभी पढ़ा था। तो पंचवर्षीय योजना भी कहां से शुरू हो जाएगी? 1951 से। तो हमारा राइट आंसर है 1951, ठीक है। और 1900 जो 69 है ये भी गलत है, 1975 ये भी गलत है, क्योंकि ये योजना जो है 1969, ये चौथी योजना, जो पंचवर्षीय योजना थी, वो चौथी नंबर की। ये तो पहले नंबर की हो गई, पहली नंबर की पंचवर्षीय योजना, और ये चौथे नंबर की है। कौन सी? 1969। और पांचवे नंबर की, जो पांचवे नंबर की पंचवर्षीय योजना है, उसका सन है 1975। तो आपको ध्यान रहेगा, अगर आ गया बाय चांस इन ऑप्शंस में से, तो आपको ध्यान रहना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, रिजर्व बैंक ऐसा बैंक जिसपे सभी बैंकों का एक तरीके से पूरा अधिपत्य रहता है, सभी बैंकों पे। हमारे जो बैंक है सब इसके अधीन रहते हैं। रिजर्व बैंक जहां से पैसों का, मुद्राओं का क्या है, मतलब वहीं से सभी मुद्राओं का निकाला जाता है। तो रिजर्व बैंक मेन है, मतलब बैंकों की सबसे मेन है। तो देखिए रिजर्व बैंक का आपको ध्यान रखना कि कब स्थापना हुई। ये क्वेश्चन जीके से रिलेटेड है और ये पूछ लिया जाता है। तो 1920 गलत है,
सही आंसर है हमारा बी ऑप्शन 1935। ये राइट आंसर है। इस समय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1947 में नहीं हुई, 1950 में नहीं हुई, क्योंकि 1947 में भारत आजाद, 1950 में संविधान लागू। तो स्थापना तो पहले ही हो गई, यानी अंग्रेजों ने ही कर दी। भारत सरकार अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी थी। इस समय भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 का, और 1935 में भारत रिजर्व बैंक की क्या हुई थी, स्थापना। तो ध्यान रखेंगे, आजादी के बाद नहीं, आजादी से पूर्व। ठीक है। जीडीपी का पूरा नाम, ये क्वेश्चन भी जीके से रिलेटेड है। जीडीपी का पूरा नाम ध्यान रखिए। जीडीपी यही हमारे, भाई हमारा पूरा जो डेवलपमेंट है उसके बारे में बताते हैं पूरा क्या है इस तरीके से। तो देखिए, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ये गलत है, ये नहीं है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? ग्रॉस, यानी पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जो घरेलू जो पूरे प्रोडक्ट बनते हैं उसका ध्यान रखना है आपको कि इसकी फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये इसका पूरा सही नाम है। जनरल डोमेस्टिक प्राइस नहीं, ग्रोथ डेवलपमेंट परसेंटेज नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 19 हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, आपके एसएसटी से भी रिलेटेड है और जीके से भी। तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकीकरण करना, औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना नहीं, ये हरित क्रांति का उद्देश्य औद्योगिकरण नहीं था। फिर औद्योगिक क्रांति का उद्देश्य था। ये किसका उद्देश्य था? औद्योगिक क्रांति का, ध्यान रखना। औद्योगिक क्रांति का था औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, हरित क्रांति का नहीं था। हरित क्रांति का राइट आंसर है कृषि उत्पादन बढ़ावा, यानी हमारा राइट आंसर है इधर कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। ये है हरित क्रांति से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हरित क्रांति से रिलेटेड। अधिक नौकरियां उत्पादन करना, ये गलत आंसर है, इसका उद्देश्य नहीं था। विदेशी निवेश को बढ़ाना, ये भी गलत आंसर है, ये भी इससे भी इसका संबंध नहीं था। तो हरित क्रांति किससे रिलेटेड थी? कृषि उत्पादन से रिलेटेड थी। कृषि में अ, आधुनिक जो मशीनें, यंत्रों को लाना, ताकि जैसे कि ट्रैक्टर और इनसे लाना, ताकि कृषि क्षेत्र में जल्दी से जल्दी उत्पादन बढ़ सके। और हमारे भारत में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही था कि अनाज को वृद्धि करना, यानी कि गेहूं के उत्पादन को भी बढ़ाना। तो ये कृषि से रिलेटेड थे। उन्नत किस्म के जो औजार होते हैं, जो कृषि कृषि यंत्र होते हैं, उनको लाना, ये है इसका मुख्य उद्देश्य हरित क्रांति का। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस, जो हमारा 20 पे आ गए हम। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किससे संबंधित है? एमएसपी, ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि एमएसपी किससे संबंधित है। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है सरकारी वेतन। ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सरकारी वेतन से रिलेटेड नहीं है एमएसपी। न्यूनतम समर्थन मूल्य, समर्थन, समर्थन, क्या ये एमएसपी कृषि उत्पादन से संबंधित है? बिल्कुल सही, कृषि उत्पादन से संबंधित है एमएसपी। बैंकिंग प्रणाली नहीं, बैंकिंग प्रणाली में ये क्यों? देखिए, क्या है कि किसानों को न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना, किसानों को मतलब ऋण जो मिले, किसानों को न्यूनतम मूल्य, यानी उनके लिए न्यूनतम मूल्य लगाना, न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। ये एमएसपी है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। और कराधान ये भी नहीं है, इससे भी संबंधित नहीं है। तो आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन। अब नेक्स्ट कुछ जीके से भी रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि भाई हम एसएसटी पढ़ रहे हैं, सामाजिक अध्ययन, उसमें सभी आ जाते हैं। तो हमारा 21 क्वेश्चन है खेल से संबंधित, और हमने थोड़ा जीके का भी कवर किया, इसीलिए मैं सुपर 30 आपके लिए। जीके सामाजिक अध्ययन तो है ही, तो पूरा जीके का भी उसमें बनता जा रहा है। मैंने पहले ही बोला था, मैं आपको पूरा उस तरीके से पढ़ाऊंगी, तो आपका बहुत चीजें कवर हो जाएंगी। और ये क्वेश्चंस हर पेपर्स में ज्यादातर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, तो भारत का राष्ट्रीय खेल, इसका आंसर तो आप दीजिए, जल्दी से दीजिए, क्योंकि ये आंसर इसका बहुत
मतलब सरल है और इसका आप आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो मुझे जल्दी से ऑप्शन में बताए, मतलब दीजिए कमेंट में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो क्रिकेट नहीं है राष्ट्रीय खेल, ये एक लोकप्रिय खेल है। ये क्या है बच्चों? लोकप्रिय खेल है, भारत का बहुत लोकप्रिय खेल है, पर राष्ट्रीय खेल नहीं है। राष्ट्रीय खेल राइट आंसर है हॉकी। राइट आंसर क्या है? हॉकी। हॉकी एक राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी, कबड्डी नहीं है, कबड्डी राइट आंसर नहीं है। और कबड्डी ये एशियाई खेलों का क्या है? लोकप्रिय बन गया है, तो ये भी एशियाई खेलों का क्या है? लोकप्रिय खेल है। एशिया के क्षेत्रों में खेला जाता है कबड्डी, तो ये वहां का लोकप्रिय खेल बन गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया। और फुटबॉल ये उतना लोकप्रिय खेल नहीं है, और राष्ट्रीय खेल तो हमारा क्या है? हॉकी। आप ध्यान रखेंगे, ये सभी बच्चों को मोस्टली पता होना चाहिए, ये जीके से भी रिलेटेड है और ये आ सकता है और सरल क्वेश्चन है, इसको तो आप बताएंगे ही। ठीक है, अब नेक्स्ट है 22। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। देखिए 1900, ऑप्शन जो दिए गए ऑप्शन वाले आ जाते हैं तो ध्यान रखेंगे। 1919 ये राष्ट्रीय संघ वर्ष है। ये इस समय संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना नहीं हुई थी, यानी ये ऑप्शन 1919 क्या है? गलत है। पर लेकिन इस समय राष्ट्रीय संघ का वर्ष है, ये राष्ट्रीय संघ वर्ष, यानी कि इस समय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेशनल संघ की यानी एनओ की हुई थी, पर लेकिन क्या नहीं हुई थी? यूएनओ की नहीं हुई थी। 1935 राइट आंसर है, बी ऑप्शन। ज्यादातर बी ऑप्शन आ रहे हैं ना सही आंसर। तो 1945 में, 1945 बिल्कुल सही आंसर है। विश्व युद्ध के बाद, भाई यही था कि यूएनओ की स्थापना ही कब हुई थी? विश्व युद्ध के बाद। तो विश्व युद्ध कौन सा? द्वितीय, सेकंड, सेकंड युद्ध। भाई बहुत हानि होती है युद्ध में, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ की स्थापना हुई। और यूएनओ ये संयुक्त राष्ट्र संघ, भाई यही है कि इस यूएनओ के उस पे आप जुड़ जाइए, गुट निरपेक्ष बन जाइए, ताकि आप क्या नहीं कर सके, बाद में ये युद्ध ना हो, तृतीय विश्व युद्ध ना हो। यूएनओ इस तरीके से ध्यान रखता है, तो यूएनओ का गठन तभी हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। 1950 में भारत गणराज्य बना था, मतलब वही आजादी के बाद संविधान लागू हुआ था, तो इसमें भी ये इसका राइट। 1965 ये भी गलत वर्ष है, ये भी गलत वर्ष है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 1945 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होता है? ये बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन है, और ये जीके में आ चुका है, तो आप ध्यान रखिए। मैं तो ये बहुत आ भी सकता है, आ गया है, तो ध्यान रखेंगे कि ओलंपिक खेल कब होते हैं, कितने वर्षों के अंतराल। तो दो बार नहीं होते, 2 वर्ष के अंतराल में नहीं होते, 3 वर्ष के अंतराल में नहीं होते। इसका सही आंसर है, राइट आंसर है 4, यानी 4 वर्ष के अंतराल में। इसका सही आंसर क्या है? 4 वर्ष के, 5 वर्ष के अंतराल भी गलत है। तो 4 वर्ष के अंतराल में क्या है? होते हैं। और ये याद रखना, 2 वर्ष तो बिल्कुल ही गलत आंसर है, क्योंकि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में मतलब ये होता है कि शीतकालीन और, या शीतकालीन में खेले जाएंगे या ग्रीष्मकालीन में, तो थोड़ा अंतर चाहिए। तो 2 वर्ष तो बिल्कुल गलत है, 4 वर्ष। आप ध्यान क्या रखेंगे? 4 वर्षों में ओलंपिक खेल खेले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे अब इसका आंसर आप ही देंगे। ये बहुत एकदम सरल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल है, इसका आंसर आप ही देंगे। अगर आप इसका भी आंसर नहीं दे पाए तो आप क्या, मतलब क्या पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसका देना है आपको आंसर। आप ही बताइए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति पूछ रही हूं मैं यहाँ। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ये ऑप्शन दे रखे हैं। हमारा राइट आंसर क्या है? क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता, यानी भारत स्वतंत्रता के बाद जो पहले राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री हैं। ये देखिए, ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये आ सकता है ना। पहले गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल आजादी के बाद। और जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने थे, ये आप ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री बने थे।
और बी आर अम्बेडकर ये संविधान निर्माता हैं भाई। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान निर्माता हैं ये। तो संविधान निर्माता का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया। और नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपके भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल से रिलेटेड है, देखिए वही क्वेश्चन आ गया है, सॉरी जस्ट ये क्वेश्चन सेम आ गया है। आज 30 के बजाय वो हो जाएगी, है ना। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए अब यहाँ पे 30 क्वेश्चंस के लेके आई, मुझे ध्यान नहीं रहा इन 30 क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कोई बात नहीं, इसका आंसर आप ही दीजिए। इसका सही आंसर क्या था? गंगा था। नेक्स्ट वाले में हम और कर लेंगे, ऐड कर लेंगे एक और क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे क्वेश्चंस। तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे कि 25वां जो क्वेश्चन है, इसका सही आंसर यही था, भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा। ठीक, नेक्स्ट। हाँ, एशियाई विश्व बैंक, यानी कि एडीबी। एडीबी जो है वो, एडीबी का मुख्यालय, एशियाई विश्व बैंक यानी कि एशिया का जो विश्व बैंक है, एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय का ध्यान रखना है। तो बीजिंग गलत ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जो बीजिंग है वो गलत है। और नई दिल्ली ये भी गलत है। एशियाई विकास बैंक का जो है वो टोक्यो भी गलत है। टोक्यो किसकी राजधानी है, ये आप मुझे बताएंगे, जल्दी से बताइए। टोक्यो किसकी राजधानी है? नई दिल्ली दिल्ली की राजधानी है। बीजिंग किसकी राजधानी है? आप बताइए। चलिए टोक्यो का मैं बता देती हूँ, जापान की राजधानी। तो बीजिंग बताइए, ठीक है। अब ये आप ही बताएंगे मुझे। और इसका जो राइट आंसर है वो मनीला है। क्या है? मनीला। मनीला फिलीपींस का क्या है? फिलीपींस, एक देश फिलीपींस, फिलीपींस का शहर है मनीला। ठीक है, तो मनीला फिलीपींस का शहर है। और यहाँ पे विश्व, ये जो एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय है, ये इसका राइट आंसर है। ये जीके से रिलेटेड है, ये आ सकता है, तो जीके में आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, किस वर्ष में भारत गणराज्य बना? गणराज्य यानी भारत का गणराज्य किस राज्य में मतलब किस उसमें बना? तो अब ये ऑप्शन, ये कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर तो आप ही दीजिए। 1947 में आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो ये गणराज्य नहीं बना। ठीक है, ये ऑप्शन 1947 गलत है। 1950 इसका राइट आंसर है। गणराज्य वो होता है जब आजाद के बाद संविधान लागू हो गया, यानी संविधान लागू हो गया, तो उस समय हमारा संविधान लागू हुआ और उस समय ये बताया गया कि हम एक गणराज्य बन गए, मतलब कि जनता द्वारा शासन होगा, यानी हमारा लोकतंत्र इस तरीके से हुआ। लोकतंत्र यानी गणतंत्र, हम एक प्रकार के क्या बने? गणराज्य बने, तो संविधान लागू होने से। तो ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। 1952 में क्या हुआ? ये गलत है। 1951 से 52 में एक चुनाव हुए थे, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। 1949 में क्या हुआ? देखिए, भारत गणराज्य बना वो तो 1950 है ये पर, लेकिन 1949 में संविधान निर्माण पूरा हुआ था। संविधान का निर्माण पूरा हो गया था, और इसीलिए आपको ध्यान रखना है, निर्माण पूरा हो गया था। और इसमें आपको ध्यान रखना है 26 नवंबर, उस समय संविधान पर सभी ने साइन किए थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान का पूर्ण निर्माण हो गया था। और ये उस समय 26 नवंबर को सभी ने क्या किए थे? साइन किए थे। और ध्यान रखना है आपको, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये मैंने आपको बता दिया। 28 एक देश एक चुनाव, सॉरी ये 29वां आ गया, एक मिनट। हाँ, एक देश एक चुनाव का तात्पर्य क्या है? एक देश होगा और एक चुनाव होगा, जल्दी से बताइए। एक देश और एक चुनाव का तात्पर्य क्या होगा? सभी राज्यों का विलय। ऑप्शन में सभी राज्यों का विलय गलत है। सभी राज्यों का विलय, एक देश एक चुनाव नहीं। संसद और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ करना, इसका राइट आंसर यही है। यानी एक देश है और एक देश में
चुनाव जो होंगे वो क्या है, संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, और जो लोकसभा, राज्यसभा, संसद में, और राज्य विधानसभा चुनाव सब एक साथ होंगे, एक साथ। तो ये है एक देश में एक ही चुनाव होने का तात्पर्य, ये चल रहा है, ये इसी पे चर्चा चल रही है कि भाई एक देश एक चुनाव। ठीक है, तो केवल केंद्र में चुनाव ये गलत आंसर है, और केवल पंचायत चुनाव करना ये भी गलत है। तो आपको राइट आंसर पता चल गया होगा, ये आपके जीके में आ सकता है, करंट है ना, तो ये अभी चर्चा में चुनाव से तो रिलेटेड है ही, तो ये आ सकता है। हमारा आ गया है 29वां क्वेश्चन, और ये हमारे उसके बाद 30। तो ध्यान रखेंगे कि राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, किसका प्रतिनिधि, प्रतिनिधि के बारे में पूछा गया है, किसका प्रतिनिधि होता है। तो ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री, ये गलत है, मुख्यमंत्री, ये भी गलत है, राष्ट्रपति। प्रतिनिधि किसका होता है, राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति द्वारा ही राज्यपाल का वो किया जाता है, तो प्रतिनिधि होता है राष्ट्रपति का। एक प्रकार से जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, एक समझिए एक प्रकार से, तो ऐसे ही जो अधिकार एक राष्ट्रपति को इस तरीके से केंद्र में है ना, तो ऐसे कुछ अधिकार जो है वो राज्यपाल को है, राज्यपाल को कहाँ पर है, राज्यों में, राज्यों में, ठीक है, मुख्यमंत्री के जस्ट ऊपर, आप समझ रहे, राज्यपाल। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री के जस्ट ऊपर क्या है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है कौन, राज्यपाल। ठीक है, तो संसद नहीं आएगा इसका सही आंसर, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे लास्ट पे आते हैं 30 नंबर, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संसद कितने सदस्यों से मतलब कितने सदनों से मिलकर बनी होती है। पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन सही है, 3 सदनों से मिलकर बनी होती है भारतीय संसद, 3। तो चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो 3 सदन कौन कौन से, तो ये याद रखेंगे, राष्ट्रपति, ये मैं देखो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, लोकसभा, ये निम्न सदन है, लोकसभा निम्न सदन, और राज्यसभा, राज्यसभा देखिए हो गए हैं काफी, और इसको उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 सदन, यानी कि संसद कितने सदनों से मिलकर, 3 सदनों से। बताइए आज के 30 क्वेश्चंस, माना कि ये क्वेश्चंस है ना डबल से रिपीट हो गया, बट लेकिन ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, और आपको मैंने काफी अच्छे से समझाया है, तो आप प्लीज कमेंट, लाइक, शेयर करिए, और आपको अच्छा लगा है तो भी मुझे बताइए, ताकि मुझे भी तसल्ली हो कि बच्चों आपको समझ में आ रही है चीजें। और आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। टीचर से मेरा बहुत आग्रह है कि प्लीज बच्चों को दिखाइए, उन्हें बताइए, क्योंकि उनके ये 30 क्वेश्चंस काफी महत्व देंगे, उन्हें याद होंगे, लिखवा दीजिए कहीं पर। और 3 के साथ साथ मैं 30 के साथ साथ क्या है, ये नहीं कि 30 क्वेश्चन के नहीं, मैं 4 ऑप्शन को बताती हूँ कि उसका क्या हो सकता है और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और ये सीरीज चलती रहेगी, और आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़िए। ओके, थैंक यू।